जी, अब भाई वाल्मीकि जी, सोहनलाल वाल्मीकि जी, अनुरोध है 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे क्योंकि 25 सदस्य अभी और बाकी है। कम ही बोलूंगा। जी धन्यवाद। माननीय सभापति जी, राज्यपाल जी के अभिभाषण में अपनी बात रखना चाहता हूँ। राज्यपाल जी के अभिभाषण में बहुत सारी बातों को उल्लेख किया गया है और उसमें प्रमुख रूप से प्रथम पृष्ठ में ही रामराज की कल्पना के बारे में भी किया गया और रामराज की परिकल्पना के बारे में रामेश्वर जी चले गए हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं भी उसमें थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि रामराज की कल्पना हम लोग भी करते हैं, हम उससे कोई अछूते नहीं। हम भी चाहते कि रामराज की कल्पना हो, रामराज आए और रामराज का अर्थ और मतलब भी समझना चाहिए कि रामराज का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ राजनीति करके उसको छोड़ दिया जाए। रामराज की जो बात हो रही है और जो मंदिर की बात हुई, प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई है, मैं सभापति जी जिन्होंने रामराज के बारे में बोला, राम जी के बारे में बोला, इसमें एक पार्ट ये भी है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मूर्ति राम जी की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा था, उस समय बहुत सारे लोग समर्थन में थे और सनातन धर्म के चारों शंकराचार्य विरोध में थे। और इस बात में भी सोचना चाहिए कि जब चारों शंकराचार्य जी ने इस बात का विरोध किया कि ये जो स्थापना की जा रही है, जो स्थापना का समय तय किया गया है, वो सुनिश्चित गलत तरीका है और इसको अभी मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है और बिना मंदिर के निर्माण के पूर्ण किए स्थापना क्यों राम मंदिर की राम जी की जा रही है, ये बात कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा राज था, बहुत बड़ा कारण था कि सिर्फ राम जी की मूर्ति को स्थापित करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, लोकसभा चुनाव का फायदा लेने के लिए सब सारी प्रक्रिया की गई है। ये तो चारों शंकराचार्य जी के विरोध के बाद, जिसमें सनातन धर्म में चारों शंकराचार्य जी का अपना प्रथम उनको माना जाता है, उनको मान्यता दी गई है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, उनके विरोध के बाद यदि राम मंदिर का, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा कारण था कि वो लोकसभा चुनाव का फायदा लेना चाहती थी और इसके अलावा कोई हिंदू धर्म नहीं, कोई सनातन नहीं था, सनातन धर्म नहीं था। तो निश्चित रूप से जिस तरीके की जो बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, राम के राज के बारे में कल्पना की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, प्रतिष्ठा की बात करते हैं, जिस शंकराचार्य जी के विरोध के बाद भी ये सब कार्रवाई की गई है। माननीय सभापति जी, राज्यपाल जी ने जो बातें कही है, ये जो अभिभाषण है राज्यपाल जी का, मैं 26 जनवरी को कार्यक्रम में था, 26 जनवरी को जब ये पढ़ा जा रहा था, तो जो ये राज्यपाल जी का अभिभाषण है, लगभग 26 जनवरी थी कि मुख्यमंत्री जी का संदेश के माध्यम से ये सारी चीजें चली गई थी। कोई नई चीज इसके अंदर में नहीं आ रही थी कि कोई नई बातें इसमें कही गई। बहुत सारी बातों को उल्लेख किया गया। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के संबंध में जो बातें कही गई हैं, 85 लाख लोगों को, महिलाओं को इसका लाभ दिया गया। ये योजना चालू हुई थी तो माताओं बहनों के आंखों से आंसू पोंछने की बात कही थी। अब ये इस बात का भी आंकड़ा इसमें होना चाहिए था कि 85 लाख आपने गैस सिलेंडर दिया, उसमें कितने लोग गैस को भरा पा रहे हैं। इसमें से 85% लोग आज गैस नहीं भरा पा रहे हैं, जिनको उज्ज्वला गैस का फायदा दिया गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस का। क्योंकि उज्ज्वला गैस में जब गैस के रेट बढ़े तो लोगों ने घर पे अपने मंडप पे डाल दिया, किसी ने कहीं फेंक दिया, किसी ने बेच दिया। ये इस बात का भी समझना चाहिए कि जब आप उज्ज्वला गैस दे रहे थे तो उनको सब्सिडी का फायदा भी मिलना चाहिए था, गैस सिलेंडर भी उनको सस्ते में मिलना चाहिए ताकि वो योजना का लाभ आगे चल सकता था। माननीय सभापति जी, सीएम राइस स्कूल का भी उल्लेख किया गया कि सीएम राइस लगभग 369 करीब ऐसा उसमें आंकड़ा दिया है कि हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया गया। सीएम राइस स्कूल बनाने का उद्देश्य मैं देख रहा हूँ कि जहाँ सीएम राइस स्कूल प्रारंभ हुए हैं, कुछ जगह तो बिल्डिंग बनने का काम है, कुछ जगह बिल्डिंग बन गई है, वहां जब बिल्डिंग नहीं है वहां भी सीएम राइस स्कूल चल गए। जैसे मेरे परासिया विधानसभा क्षेत्र में सीएम राइस स्कूल है, सीएम राइस स्कूल स्टार्ट किया गया, मगर सीएम राइस स्कूल को जिस तरीके से जो योजना बनाई गई थी, क्या उस योजना के तहत में चल रहा है? आज सिर्फ सीएम राइस स्कूल में लगभग 90 स्कूल के टीचर और स्टाफ होना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कि जहाँ सीएम राइस स्कूल चल रहा है, मुश्किल से मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 22 टीचर पढ़ा रहे हैं उसको स्कूल में, सीएम राइस स्कूल में, बाकी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। मगर सीएम राइस स्कूल के नाम से जिस तरीके से बातें होती हैं, बहुत सारी बातें उल्लेख करते हैं सरकार की, हम इतनी बड़ी योजना लाएं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मगर आज उसकी हालत बद से बदतर होते चले जा रही है। और जो स्कूल संचालित हो रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर में, आज भी कई विषयों के शिक्षक नहीं है, कई विषयों में स्थिति खराब है, कहाँ बिल्डिंग नहीं है, भवन नहीं है, भवनहीन स्कूल चल रहे हैं। ये हालात जो है सो हम सबके सामने नजर आ रही है, सबके सामने दिख रही है। माननीय सभापति महोदय,
स्वास्थ्य सेवाओं का भी इसमें उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य सेवा के बारे में जानता हूं कि मैं समझता हूं कि जहां तक पूरे मध्य प्रदेश की जो स्थिति है स्वास्थ्य सेवा के बारे में, आज हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, कई चीजें की कमी होने के बाद भी आज स्वास्थ्य सेवा के बारे में जिस तरीके का उल्लेख किया गया, इस अभिभाषण में जिस तरीके से सरकार ने अपनी जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वास्तविकता ये नहीं है सभापति महोदय। वास्तविकता कुछ और होती है। यदि आप फील्ड में जाके देखेंगे तो आंकड़े में और जो जमीनी स्तर पर है उसमें बहुत सारा अंतर हम सबको नजर आता है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत यह है कि आज डॉक्टर की कमी के कारण सही मायने में जो गर्भवती महिला उनका इलाज नहीं हो पा रहा, किसी प्रकार की यदि कोई दुर्घटना घटना होती है तो उनको सही समय पे इलाज नहीं मिल पाता है। कि जिस तरीके से जो प्राइवेट क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उस स्तर पर हमारे सरकारी अस्पतालों की स्थिति नहीं है। आज हर हालात इतने गंभीर हैं स्वास्थ्य सेवाओं के कि कोई वहां पर सरकारी अस्पतालों में जाना नहीं चाहता। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 14 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाई गई है। 2019 में स्वीकृति प्राप्त हुई थी कांग्रेस की सरकार के समय, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर हो गई। मेरा इस पर प्रश्न भी लगा हुआ है, मैंने आज माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिख के दिया हूं इस संबंध में कि जो 1,77,00,000 को उपकरण जो उस बिल्डिंग में आनी चाहिए था, आज तक वो 1,77,00,000 के उपकरण नहीं आ पाए, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चल पा रही। उनको गंभीर जो बीमारी के उससे इलाज होना चाहिए, जो डायग्नोस होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। आज वो हमारी बिल्डिंग 14 करोड़ की बनी हुई एक सफेद हाथी की तरह नजर आ रही है। तो ये भी इस बात को समझना चाहिए कि यदि हम बिल्डिंग में यदि पैसा खर्चा करते हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाते हैं तो उसमें जो बाकी चीजें जो उसका स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के तहत में उस सारी सुविधा को उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। माननीय सभापति जी, उत्खनन की बात आई है, खनिज की बात आई है। मैं आपसे खत्म करना चाह रहा हूँ। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि आज पूरे प्रदेश के अंदर में रेत का उत्खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे छिंदवाड़ा जिले के अंदर में भी बहुत सारी रेत खदानें हैं। उनका जब टेंडर हुआ, उनकी जो बोली लगा के बिड हुई तो बहुत महंगी बिड में लोगों ने उसमें रेत का खदानें ली हैं। आज ये हालत है कि जिस रेत खदान जहां से ली गई है वहां उत्खनन नहीं किया जा रहा है, अन्य जगह दूसरी जगह उत्खनन किया जा रहा है। जिस जगह की सीमा निर्धारित की गई है कि इस खदान की सीमा में यहाँ से रेत निकाली जाएगी, वहां से रेत नहीं निकाली जा रही, दूसरी जगह से रेत निकाली जा रही है। और एक रॉयल्टी में 4-4 ट्रिप 5-5 डंपर ट्रक निकाले जा रहे हैं, ट्रैक्टर निकाले जा रहे हैं। इस तरीके का अवैध उत्खनन चल रहा है। और जितनी महंगी बिड हुई है, जितना महंगा रेत का ठेका गया है, इससे सीधे तौर पर प्रदेश की जनता को, हमारे जिले की जनता का नुकसान हो रहा है। इसका माननीय सभापति जी, जो रेत आज 2,000-2,500 में मिलती थी, हमारे क्षेत्र में एक ट्रैक्टर मिलता था, आज वही ट्रैक्टर की कीमत लगभग 6,000 रुपए हो गई है। तो किस तरीके की सरकार चला रहे हैं हम? जनता के हित के लिए चला रहे हैं कि ठेकेदारों को भला करने के लिए चला रहे हैं, कुछ लोगों को मदद करने के लिए चलाई जा रही है? ये जो परिस्थिति है माननीय सभापति महोदय जी, जिस तरीके के अभिभाषण के अंदर में जो बहुत सारी बातों का, आंकड़ों का जो खेल किया गया है, उससे कहीं ना कहीं हम सब प्रभावित होते हैं। जिस तरीके की जो बातें सरकार की तारीफ करना, सरकार के बारे में बोलना और सच्चाई को परे रखना, ये हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि सदन के अंदर में जिस तरीके की बातें होती है, ये एक सदन, एक प्रदेश का एक मंदिर है, ये पवित्र मंदिर है और यहाँ पर सच्चाई और यथार्थ की बात होनी चाहिए, जो नहीं हो पाती। माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य ओम प्रकाश जी।